तो हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं तमिलनाडु इकोनॉमिक्स 12th की एक सीरीज लेके आया हूं और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रोज लेक्चर आ रहे हैं, रोज कंसेप्ट डिस्कशन हो रही है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक और लेक्चर लेके आऊं जिसमें हम चैप्टर 5 का इंट्रो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 का इंट्रो डिस्कस करेंगे और चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप अपने जीएस के पार्ट में देखें जो जीएस 3 में अवेलेबल है कोर्स में, जैसे टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी टूल्स। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है। पहले बेसिक पे जाएंगे, फिर एडवांस कवरेज तो हम करते ही जा रहे हैं। जैसे करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हर रोज आती हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें हम एडवांस चीजें कवर करते हैं, लेकिन वो चीज तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएंगी जब आपके बेसिक्स बहुत सॉर्टेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले जब भी आरबीआई का नाम है तो आरबीआई की हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें उस पे नहीं जाना, हमें अभी अपने इस पे रहना है। एक मिनट, हमें जो रहना है वो आरबीआई की पॉलिसी पे रहना है और आरबीआई की पॉलिसी का स्पेसिफिक नेम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है सर, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। RBI is responsible for formulating and implementing monetary policy to maintain price stability and promote economic growth। अब सर क्या दिक्कत है कि आरबीआई का अगर मेन मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। वो है प्राइमरली, अगर मैं बोलूं प्राइमरली, इनके डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट लिखा हुआ है प्राइमरली जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना है along with इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन, along with इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ठीक है सर, along with इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। अब सर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के चक्कर में इन्फ्लेशन टारगेट सेटअप हो गए। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट सेटअप हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा। ये वर्ड हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। आरबीआई ने डिसाइड नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या होने चाहिए, 4 ± 2। मतलब भाई 2 से 6% के बीच में, 2 से 6% के ब्रैकेट के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। समझ गए, 2 से 6% के बीच के ब्रैकेट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर अगर फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स आरबीआई अगर फेल होता है इस रेंज में इन्फ्लेशन को रखने के लिए, देन आरबीआई इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आरबीआई इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन से जैसे हमें पता था कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रिलेशन में आता है, वो आता है रेपो रेट। वो आता है भाई रेपो रेट और पॉलिसी रेट, जो आप बुलाना चाहे, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट और पॉलिसी रेट। एज यू नो, बड़ा बेसिक सा सेंस है। इसको हमने डिटेल में वैसे मैंने कवर करवाया हुआ है, और भी कि रेपो रेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से एसीएलआर से एमसीएलआर में क्यों आई, हमने वीडियो में डाला हुआ है। पर यहां पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। जैसे मान लीजिए आप, अगर अगर मैं अगर मैं रेपो रेट को, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रेपो रेट को कम करता है आरबीआई, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स के लिए कम होगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स के लिए कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स के लिए कम हुई तो क्या हुआ, लेंडिंग रेट भी कम हो गया। मतलब लेंडिंग रेट भी कम हो गया, लेंडिंग रेट भी कम हुआ। इसका मतलब वी आर इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी, इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी, इन इंडियन
इकोनॉमी, समझ गए भाई, ये तो बेसिक समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसका वाइस वर्सा, बढ़ा दोगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, मतलब हम स्क्वीज आउट कर रहे हैं लिक्विडिटी, हमें नहीं चाहिए। इंजेक्ट तब करेंगे जब डिमांड बहुत कम है, हमें ग्रोथ चाहिए तो ज्यादा पैसा दे देंगे लोगों के पास। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रीच कर रही है तो भाई सीधी सी बात है, रेपो रेट को बढ़ा देंगे ताकि बैंक्स आगे लेंड ना कर पाए या हायर रेट पे लेंड करे और डिस्करेज करे कि आप हमसे बोरो ना करें कुछ भी। समझ गए, ये चीज आपको रेपो रेट पे पता चल गई। अब अब क्या हुआ यार कि ना, ये चीज क्या हुआ, रेपो रेट कौन डिसाइड कर रहा है? रेपो रेट हैज बीन डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसका यहीं से कंटिन्यूशन, इट्स बीन डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, 6 मेंबर कमिटी। 6 मेंबर कमिटी है, 6 मेंबर कमिटी। 3 आरबीआई के मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग गवर्नर एंड 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। ये चीज एमपीसी डिसाइड करता है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, एंड डिसीजन ऑफ एमपीसी रिगार्डिंग रेपो रेट इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, बाइंडिंग ऑन आरबीआई। मतलब आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होती है कि यार आप यही रेपो रेट यूज करेंगे, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीज कंसेप्ट समझ आ गया कि मैंने बेसिक क्या बताया। बेसिक मैंने बताया कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने सेटअप करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा कि इन्फ्लेशन टारगेट अभी जो होना चाहिए वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। अगर आरबीआई इसे 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए मेंटेन नहीं कर पाएगा तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है आरबीआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करता है? पॉलिसी रेट का डायरेक्ट इंपैक्ट है प्राइस स्टेबिलिटी से, इसलिए हमने रेपो रेट का एक बेसिक फंक्शनिंग देखा। रेपो रेट कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, 6 मेंबर कमिटी, जहां 3 आरबीआई के मेंबर्स हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। ये डिसाइड करती है और इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है आरबीआई के ऊपर। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें? अब कुछ टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, जैसे ये थोड़ा टॉपिक लंबा, आराम आराम से चलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, जैसे फर्स्ट हो गया रेपो रेट। फर्स्ट हो गया रेपो रेट, रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। इट इज अराउंड 0.25%, 0.25% of their NDTL, that is net demand time deposit, net demand time liabilities, net demand time liabilities। बैंक में जो भी हम डिपॉजिट करवाते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए एनडीटीएल, ठीक, 0.25% ऑफ एनडीटीएल, ठीक है, सही बात। अब रेपो रेट से, आपको पता है रेपो रेट का इन्फ्लेशन में क्या इफेक्ट है। रेपो रेट से एक और टर्म लेके आया जो न्यूज में चलता ही रहता है, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है, वो है लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। क्या मतलब हुआ भाई? कई बार क्या होता है कि बैंकिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बैंक को सिर्फ इतना पैसा नहीं चाहिए ही, बहुत सारे बैंक को बहुत सारा पैसा चाहिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए ये टूल है लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है यार, बैंक्स ना ऑक्शन करते हैं, ऑक्शनिंग होती है, और जब ऑक्शनिंग होगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो आरबीआई कहता है ठीक है, मुझे जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा मैं उसको ज्यादा पैसे दूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए दूंगा। सही बात है, ऑक्शन करो, ऑक्शन करो। तो ये जो यहां पे लोन है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर देन रेपो रेट, हायर देन रेपो रेट, क्योंकि यहां पे ऑक्शन हो रहा है। हायर देन रेपो रेट क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऑक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब ऑक्शन होगा, जब ऑक्शन ही हो रहा है तो रेपो रेट से ज्यादा मिलेगा आरबीआई को, इसलिए लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस होते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस का एक और टर्मिनोलॉजी होती है टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस, टारगेटेड
लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। मतलब सिंपल है, यही प्रोसेस है पूरा, बस टारगेटेड मतलब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। मतलब बैंक बोली लगा रहे हैं, लेकिन बैंक को ये बोला जा रहा है ठीक है मैं तुम्हें अमाउंट दे रहा हूं, आरबीआई कह रहा है, लेकिन ये अमाउंट जो है जब तुम आगे लेंड करोगे तो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होनी चाहिए। XYZ एग्जांपल स्टील ले लीजिए, या सीमेंट इंडस्ट्री को जाना चाहिए, और किसी इंडस्ट्री को नहीं जाएगा। मैं इसलिए आपको पैसा दे रहा हूं कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के लिए ये पैसा जाना चाहिए। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स समझ आ गई होंगी, तीनों टर्म्स समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी से रिलेटेड, रेपो रेट से रिलेटेड ही एक टर्म है जो इसका काउंटर पार्ट है, विच इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, विच इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है भाई, सीधी सी बात है, बैंक अगर जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट में क्या होता है, बैंक बोरो। रिवर्स रेपो रेट में होता है आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ कोलेटरल लिखवाना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, विच इज नथिंग बट रिवर्स रेपो रेट माइनस 0.65%। ये रहता है लेकिन चेंज भी हो सकता है। ये फिलहाल अभी है, ये फिलहाल अभी कि रेपो रेट से अगर माइनस आप 0.65% कर देंगे तो वो रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। क्यों यार? ठीक है, बैंक्स का तो समझ आता है कि वो रखवाते हैं, ठीक है, अपना सब कुछ आपने पैसा रखवा दिया क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए, आगे लेंडिंग फैसिलिटी उनका मेजर प्राइमरी बिजनेस पर्पस है। आरबीआई क्यों ले रही है यार पैसा उससे? आरबीआई क्यों बोरो कर रही है? आरबीआई इसलिए बोरो कर रही है क्योंकि आरबीआई चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट करा जाए, लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, लिक्विडिटी ज्यादा ना आए। क्यों चाहती है आरबीआई ऐसा? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में कि प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है प्राइस स्टेबिलिटी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हमने इफेक्टिव डिमांड में पढ़ा है कि इफेक्टिव डिमांड क्या क्रिएट करती है? इन्फ्लेशन स्पाइक कर देती है। तो हमें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में करनी है, तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का फॉर्मुलेशन हुआ। रिवर्स रेपो रेट का फॉर्मुलेशन हुआ। आओ एक पीपीटी वगैरह देख लेते हैं इसकी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने फंक्शन देखा, 6 मेंबर कमेटी है, 6 मेंबर कमेटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड रेपो रेट। सही है। मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेंज। टारगेट रेंज क्या है इसका? 2 to 6%। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। डिसीजन मेकिंग मीट्स बाय मंथली 2 महीने टू रिव्यू इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बाय मंथली मतलब महीने में 2 बार। इट्स 2 times in a month, 2 times in a month, and make decisions on the appropriate monetary policy steps। ठीक है, ये मेजर इसके फंक्शंस हो गए। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, हम जो टूल्स की बात करें, रेपो रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.25% ऑफ, एक मिनट ये दिखेगा नहीं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.25% ऑफ देयर इन डिटेल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मिनिमम परसेंटेज, ये हम करेंगे अभी, ये हमने करा नहीं है। सीआरआर और एसएलआर को दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे है, क्यों रखा जाता है, बेसिकली क्यों रखा जाता है, मतलब हम तो इसको पहले मनी सप्लाई में पढ़ चुके एसएलआर। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक पार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेकंड हमने कहा कि अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी तभी होगी जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अगर आपका देश बहुत ज्यादा कर्जे में है, अगर आपका देश एक्सटर्नल डेट अपने बहुत उठाया हुआ है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को नेगेटिव में पॉइंट आउट करती है, एफडीआई गिर जाती है, और जब एफडीआई गिरेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा हो, मतलब समझा हो कॉन्सेप्ट्स का, और आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू।